एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हम अति लघु उत्तरीय वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने करीब करीब 30 प्रश्न जो है कवर कर लिए हैं। अगर आपने उसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उन चीज़ों को देखिए, फिर इन चीज़ों को आप देखिए तो अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज 31वें नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सप्तांक सिद्धांत कौटिल्य का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको बताना है। तो प्राचीन भारत में विद्वान राज्य को एक सजीव प्राणी मानते थे। मतलब कह रहे हैं जो प्राचीन भारत में विद्वान राज्य को क्या माना जाता था, एक सजीव प्राणी माना जाता था। सप्तांग राज्य की कल्पना प्राचीन भारतीय विचारकों ने के अनुसार एक जीवित शरीर की कल्पना है। मतलब जो सप्तांग राज्य की कल्पना है वो प्राचीन भारतीय जो विचारक हुए हैं उनके अनुसार देखें तो एक जीवित शरीर की क्या की गई है, कल्पना की गई है, जिसमें जिसके 7 अंग होते हैं। पहला कौन सा, 7 अंग होते हैं। ऋग्वेद में समस्त संसार की कल्पना एक विराट पुरुष के रूप में की गई है। मतलब कह रहे हैं कि ऋग्वेद में अगर देखें तो पूरे संसार को एक हम बड़े पुरुष के रूप में देखने को मिल रहा है और उसके अवयवों के द्वारा सृष्टि के विभिन्न रूपों का बोध कराया गया है। मतलब कह रहे हैं जो उसके अवयव हैं उन्हीं के द्वारा सृष्टि के जो विभिन्न रूप हैं उनका हम क्या कर पा रहे हैं, बोध भी कर पा रहे हैं। मनु भीष्म एवं शुक्र जैसे प्राचीन मनीषियों के द्वारा भी राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग होते हैं। कौटिल्य के अनुसार भी राज्य के 7 आवश्यक अंग हैं, जिन्हें वह राज्य की प्राकृतिक व राज्य के अंग कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के निम्न 7 अंग हैं। कौन कौन से? पहला तो स्वामी है, दूसरा है अमात्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोष है और छठा कौन सा है, दंड, और 7वां कौन सा है, मित्र है। ठीक है, ये यहाँ पे 7 अंग बताया है। किसने? कौटिल्य ने बताया है। कौटिल्य ने राज्य के इन 7 अंगों में से प्रत्येक का सुदृढ़ स्वास्थ्य एवं सहयोगी होना आवश्यक माना है। मतलब कह रहे हैं कि इन 7 में से एक भी अगर तनिक भी गड़बड़ हो जाते हैं तो आप चल नहीं पाएंगे, ऐसा किसका मानना है? कौटिल्य जी का मानना है। ठीक है, बात करते हैं दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये 32वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे आप बताना है। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? औदक गुर्द कह रहे हैं, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। औदक दुर्ग, इस श्रेणी में वह दुर्ग आते हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं। दुर्ग का मतलब होता है किला, अगर आप लोग ना जानते हैं तो ये चीज़ें जान लीजिए। कह रहा है कि वह पहला आ जाता है औदक दुर्ग। इसमें क्या वह दुर्ग आते हैं जो चारों, मतलब जैसे अगर आप आगरा में गए होंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा किनारे किनारे जो है गड्ढा, दुर्ग के किनारे किनारे जो किला होता है उसके किनारे किनारे गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक है, भरवा दिया जाता था, जिससे अगर कोई आदमी दीवार जो है दुर्ग किला की जो दीवार है उसको नांग कर भी या किसी प्रकार से चढ़ के भी आ रहा है तो वो नीचे नीचे ना उतर सके, वहाँ पे जो है बड़े बड़े जानवर वगैरह छुड़वा दिए जाते थे। ठीक है, बात करते हैं दूसरा जो दुर्ग है वो कौन सा है, तो वो पार्वत दुर्ग है। ये दुर्ग जो पर्वत श्रेणियों अथवा बड़ी चट्टानों से घिरे हुए होते हैं। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पर्वतों के बीच में बनाया जाता है और वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों या श्रेणियों से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरे हुए होते हैं किले, उन्हें हम क्या करते हैं, पार्वत दुर्ग भी कहते हैं। तीसरा दुर्ग कौन सा है? धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग मरुस्थलीय प्रदेश में बने होते, मतलब कह रहे हैं ऐसे दुर्ग कहाँ पे हमें अधिकतर मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जहाँ ना पानी हो ना घास हो, जहाँ तक पहुँचना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन हो। मतलब कह रहे हैं कि ये ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे ना तो आप आसानी से पानी पा पाएंगे, ना वहाँ पर घास आपको देखने को मिलेगी। रेगिस्तान में अगर कोई ये बताओ किला बना ले तो वहाँ पे अगर कोई दुश्मन जाना भी चाहे तो सोच के वो बेचारा पीछे हट जाएगा कि भाई साहब वहाँ पे जाएंगे, अगर हमारे सैनिक प्यासे हुए तो पानी कहाँ से पिलाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर दुर्ग उन्होंने बताया है वन दुर्ग।
बीहड़ जंगलों में बना हुआ दुर्ग, ऐसा किला जो जंगलों में बना दिया जाए, शत्रु जहाँ तक पहुँचने का मार्ग ही न जान पाए। क्या हो कि अगर कोई शत्रु है आपका तो वहाँ तक अगर पहुँचने का मार्ग ही न जान पाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, वन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, 33वां नंबर प्रश्न कहते हैं, पूछा गया है कि गांधी ने सर्वोदय के सिद्धांत को किस प्रकार समझाया है। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सर्वोदय के सिद्धांत को निम्न प्रकार से बताया है। पहला उन्होंने बताया है कि सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है, अगर आप सबका भला करोगे तो आपका भी भला होगा। दूसरा कहा है वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान मिलना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई नाई है या फिर कोई वकील है तो सभी की कीमत क्या होनी चाहिए, काम की कीमत एक जैसी होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा या कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभी के पास भाई जीभें होती, जुबान होती है, खाना होता है, पेट होता है, शरीर होता है, परिवार होता है, सभी को पालना पोसना होता है, तो सबका अधिकार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। तीसरा उन्होंने कहा है सदा तथा मेहनत मजदूरी, लिखा है सदा तथा मेहनत मजदूरी का जीवन अर्थात किसान का ही जीवन सच्चा जीवन है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेहनत मजदूरी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप एक किसान हैं तो आपका जीवन क्या है, एक सच्चा जीवन है, बाकी सारे व्यर्थ हैं। 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वोदय के सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। सर्वोदय का जो सिद्धांत है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सर्वोदय के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अयोग्य लोग की को योग्य बनाना, ये किसकी से विशेषता है, तो ये सर्वोदय के सिद्धांत की विशेषता है। सर्वोदय के सिद्धांत द्वारा अयोग्य लोग, जो इनके पास योग्यताएं नहीं होती हैं, उनको योग्य बनाना होता है, उनको योग्यताएं प्रदान कराना होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा है प्रेम और अहिंसा, ये दूसरी विशेषता है सर्वोदय सिद्धांत की। प्रेम और अहिंसा सर्वोदय के सिद्धांत की दूसरी प्रमुख विशेषता है। सर्वोदय का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रेम और अहिंसा है। प्रेम का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, अहिंसा का मतलब होता है आप मारपीट ना करें, बातों बातों से ही चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। तीसरा नंबर यहाँ पे विशेषता बताई गई है मानवीय मूल्यों की स्थापना। गांधी जी ने उन मूल्यों की स्थापना के पक्षपाती थे जो सभी लोग पर समान रूप से लागू किया जा सके, अर्थात गांधी जी समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। मतलब कह रहे हैं अगर आप भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, आपका काम कोई भी हो, मेरा भी काम कोई भी हो, तो हम दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बराबर सब कुछ मिलना चाहिए, ये ऐसा उनका मानना था। ठीक है, देखते हैं 35वां नंबर प्रश्न। इसमें लिखा है कि सर्वोदय के स्वरूप का निर्धारण किन तथ्यों के आधार पर किया गया है। तो सर्वोदय समाज व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। यहाँ पे जो सर्वोदय के स्वरूप का निर्धारण किया गया है वो किन किन तथ्यों के आधार पर किया गया, वो सारे तथ्य यहाँ पे बताए गए हैं। पहला तो आपका क्या होना चाहिए, भू का स्वामित्व होना चाहिए। दूसरा उद्योग और व्यापार भी होना चाहिए। तीसरा यातायात के साधन होने चाहिए। चौथा पशुपालन होना चाहिए। पांचवा शिक्षा होनी चाहिए। छठा स्वास्थ्य और सफाई होना चाहिए। सातवां बैंक होना चाहिए। आठवां कर व्यवस्था होनी चाहिए। और नौवां का युद्ध का विरोध भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बताए हैं, 9 आधार बताए हैं। ठीक है, 36वां नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की न्यायिकता, क्या गांधी जी की न्यायिकता जिसे हम क्या ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो न्यायिकता या फिर न्यायिकता को ट्रस्टीशिप, मतलब ये थोड़ा अंग्रेजी का शब्द जब हिंदी में लिख दिया जाता है तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। प्रन्यास एवं संरक्षकता का सिद्धांत भी कहते हैं। गांधी जी ने संरक्षकता को परिभाषित करते हुए लिखा है, जनता की धरोहर की सुरक्षा एवं उसका कल्याणकारी सदुपयोग ही संरक्षकता का सिद्धांत है। गांधी जी की मान्यता है कि पूंजी स्वयं बुरी नहीं है, उसका दुरुपयोग बुराई है। मतलब कह रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं कि जो जनता की धरोहर है उसकी सुरक्षा करना, उसका कल्याणकारी सदुपयोग करना, जो उसकी जो धरोहर है उसका क्या करना चाहिए, कल्याणकारी, जिससे दूसरों का कल्याण हो सके, और उसका हमें सही तरीके से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यही क्या कहलाता है, संरक्षकता कहलाता है, संरक्षकता का सिद्धांत कहलाता है। गांधी जी की यह भी मान्यता रही है कि पूंजी स्वयं बुराई नहीं है। अगर आपके पास धन है तो वो बुराई नहीं है। अगर आप धन का
प्रयोग गलत जगहों पे करते हैं तो वो आपकी क्या है, बुराई है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप व्यवस्था अनूठी थी। गांधी जी की ये जो ट्रस्टीशिप व्यवस्था थी या क्या थी, अनूठी थी। वह यह मानते थे कि जिसके पास संपत्ति है उन्हें उस संपत्ति को समाज में संपत्ति मानना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जिनके पास संपत्ति अच्छी खासी है उनको ये मानना चाहिए कि ये समाज की संपत्ति है। वास्तव में उस संपत्ति के वे संरक्षक हैं। उसके संपत्ति जो है वो उसके संरक्षक कौन है, तो समाज है। ये उनको ये मानना चाहिए। संपत्ति का संचय श्रमिकों के श्रम में पूंजीपति करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो संपत्ति है वो कहाँ बांटी जाती, कहाँ लगाई जाती है, तो जो श्रमिक होते हैं जब वो श्रम करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, लगाया जाता है। इसीलिए पूंजीपति को उत्पादन में लगातार वृद्धि करनी हो चाहिए। कह रहे हैं कि जो इस पूंजीपति होते हैं इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, उत्पादन में लगातार वृद्धि करनी चाहिए। परंतु इस वृद्धि से जो लाभ प्राप्त होगा उसका उपभोग स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति जनता की है और वह संरक्षक अथवा ट्रस्टी हैं। मतलब उनका ये मानना था कि जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए, पहले अपने बिजनेस को, अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और उससे जो लाभ प्राप्त हो उसको स्वयं नहीं रखना चाहिए। वो जो उनके सहयोगी हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके पास लगवाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी भी संपत्ति है। ठीक है, देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे लिखा है अतिमानों से अरविंद का क्या तात्पर्य है। अरविंद जी ने जो अतिमानों की चर्चा की है उससे क्या तात्पर्य है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो मानव की उच्चतर अवस्था ही अतिमानव या सुपर ह्यूमन कहलाती है। ठीक है, अतिमानव को इंग्लिश में सुपर ह्यूमन कहते हैं। तो जब ये उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, उच्चतर अवस्था, तो उसी को हम अतिमानव या सुपर ह्यूमन कहते हैं। बात करें आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मानव का अर्थ ही साधक है। मानव का अर्थ साधक से लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक मानव अपने में कमी पाता है और उसकी पूर्ति के लिए अनेक उपाय करता है। क्योंकि हर मनुष्य में कमी होता है और उसके उपाय के लिए वो क्या करता है, कई सारे उपाय, उसकी पूर्ति करने के लिए कई सारे उपाय करता है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि इच्छाओं की निवृत्ति तो हो सकती है परंतु उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मतलब कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो सभी के अंदर पल रहा है, क्योंकि इच्छाओं की निवृत्ति तो हो सकती है। अगर आपकी इच्छाएं हैं तो उनको शांत किया जा सकता है, परंतु उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। ठीक है, बात करें जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सभी जीव परमात्मा का अंश होते हैं, यही चैतन्य है, यही सुख राशि है, यही अमल करता है, उससे अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य को जो कुछ मिला हुआ है उसके द्वारा वह जगत के हित के लिए तो कार्य कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, या सभी को, मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब ये हो जाता है तभी वो क्या कहते हैं, जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, यही चैतन्य है, यही सुख राशि है, यही अमल करता है, यही अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को जो कुछ मिला हुआ है, मतलब कह रहे हैं जो मनुष्य को प्राप्त है उसके द्वारा वह जगत के हित के लिए तो कार्य कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्राप्त है उससे वो जगत के हित के लिए क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, परंतु स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता है। मतलब कह रहे हैं जो उसके पास है उसके लिए समाज के लिए तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो वह मानवीय प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, मानवीय प्रवृत्ति से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और उसे ही हम अतिमानव की कोट में ले आते हैं। बात करें श्री अरविंद जी द्वारा प्रतिपादित अतिमानों के इस आदर्श में वेदांत और नीत्शे के विचार का मिश्रण परिलक्षित होता है। नीत्शे ने सर्वप्रथम अतिमानव संबंधित अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कि अतिमानव आक्रामक शक्ति संपन्न तथा अतिबौद्धिक प्राणी है, ऐसा उन्होंने कहा था। किसने कहा था, तो वो कहा था किसने, नीत्शे जी ने कहा था। बात करें 38 नंबर प्रश्न की, तो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है अरविंद के राष्ट्रवादी विचारों के
चरणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, राष्ट्रवादी विचारों के को 2 चरणों में विभक्त करके स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम चरण उनका वह तरुणई का काल था जिसमें वह अत्यधिक क्रांतिकारी के रूप में दिखाई पड़ते थे। इस चरण में उनकी प्रथम राजनीतिक कार्रवाई यह थी कि उन्हें जतीन्द्र नाथ बनर्जी को अपना लेफ्टिनेंट बनाकर क्रांतिकारी संगठन और प्रचारक हेतु बंगाल भेजा। दूसरा चरण वह था जब श्री अरविंद अपना चैतसिक विकास अथवा आध्यात्मिक उन्नयन कर चुके थे, फिर भी उन्हें अपने आप जनता की स्थिति को सुधारने में गहरी दिलचस्पी थी। राष्ट्रवादी नेता के रूप में श्री अरविंद जी ने भारतीय को पाश्चात्य विचारों को समन्वित करने का अथक प्रयास किया है। मतलब उन्होंने जो भारतीय विचार हुए उसको पाश्चात्य विचारों से मिलाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है। बात करें 39वें नंबर प्रश्न का, तो 39 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्र के स्वरूप पर अरविंद के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो श्री अरविंद ने अपनी भवानी मंदिर नामक सुप्रसिद्ध लेख में राष्ट्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, वह भूखंड नहीं है, वाक विलास नहीं है और ना ही मन की कोई कल्पना है। यह एक ऐसी महाशक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करने वाली कोटि कोटि जनता की व्यक्तिगत शक्तियों का समष्टि रूप है। जैसे पूंजीभूत होने का एक शक्तिमयी भवानी क्या है, महिषमर्दिनी का उद्भव हुआ है। 33 कोटि देवी की शक्ति जिससे हम भारत के प्रसंग में भवानी भारती को कह सकते हैं। या किसने कहा है, तो अरविंद जी ने कहा है। बात करते हैं 40वें नंबर प्रश्न का, और आज का आखिरी प्रश्न है। इसमें लिखा है अरविंद ने लोटस और डैगर की सदस्यता कब ग्रहण की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। भारत लौटने से पूर्व ही सन 1892 में श्री अरविंद जी ने एक क्रांतिकारी संस्था लोटस और डैगर की सदस्यता ग्रहण की। इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत का पुनर्निर्माण करना तथा आम जनता को राष्ट्रवादी बनाकर भारत को स्वतंत्र करना था, क्योंकि भारत लौटने पर श्री अरविंद जी ने देखा कि यहाँ के नेता अंग्रेजी शासकों के सम्मुख हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने के अतिरिक्त कुछ भी करने में या कहने में सामर्थ नहीं थे। उन्हें भारत के लोगों की दयनीय दशा देखकर बहुत दुख हुआ तथा नेताओं का अंग्रेजी शासकों के सम्मुख इस प्रकार गिड़गिड़ाना भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नरम दल के नेताओं की कटु आलोचना की है। तो किसने की है, अरविंद जी ने की है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।